दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 अगस्त 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों अगर आप घर से निकल रहे हैं तो मास्क पहनना नहीं भूलें। जी हां, बगैर मास्क निकलने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। पुलिस की पैनी नजर ऐसे लोगों पर है जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। महज 17 दिनों में ही 87,000 से ज्यादा लोगों से मास्क नहीं पहनने पर लाखों रुपए जुर्माना वसूला गया है। जी हां, पुलिस मुख्यालय के मुताबिक 1 से 17 अगस्त के बीच मास्क नहीं पहनने वाले 87,217 लोगों को जुर्माना लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इनसे 43,60,850 रुपए वसूला गया है। जी हां, मास्क का उपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोई भी व्यक्ति बगैर मास्क के बाहर जाता है तो उससे 50 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर के बाद आज रात से राज्य के 15 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो लो प्रेशर की वजह से दक्षिण और उत्तर बिहार में फिर से मानसून सक्रिय रहेगा और अधिकांश जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से भी निजात मिलने की उम्मीद है। पटना, गया, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, नवादा, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में आज रात से ही मानसून का असर देखने को मिलेगा। हालांकि हवा की रफ्तार मात्र 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद जताई गई है। पिछले 48 घंटों में बिहार में बारिश नहीं के बराबर हुई है। हालांकि कटिहार में सामान्य के आसपास बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में अभी अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री कमी देखी जा रही है और अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि पूर्वानुमान के मुताबिक कल से बारिश होने के बाद अधिकतम तापमान में और भी गिरावट होने की संभावना जताई गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें 3 दिन से लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जल्दी से गाड़ी टंकी फुल करवा लें। जी हां, आप फायदे में रहेंगे। भारत की सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आज पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि जून के बाद एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है। वहीं अगर देखें तो पिछले महीने डीजल के दाम में कई बार बढ़ोतरी की गई थी। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दाम 17 पैसे लीटर बढ़ा दिए हैं, लेकिन डीजल के भाव में कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महीने के अंत में होने वाले मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। जी हां, अगस्त में यह कार्यक्रम 30 अगस्त को आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। पीएम मोदी की पिछले साल दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका 15वां मन की बात कार्यक्रम होगा और कुल मिलाकर ये 68वां है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया है और 30 अगस्त को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे हैं और सुझाव देने के लिए आप 1800117800 नंबर पर दर्ज किए जा सकते हैं। जी हां, इसके जरिए आप सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा लोग अपने सुझाव नमो ऐप के माध्यम से या फिर mygovernment.in पर भी भेज सकते हैं। 26 अगस्त तक सुझाव टोल फ्री नंबर लाइन पर दर्ज किए जा सकते हैं। बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने इन सेविकाओं को नई ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। जी हां, खबर के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली सेविकाएं अब खेती का गुड़ भी सीखेगी। जी हां, सरकार का कहना है कि खेतीबाड़ी की तकनीक सीखने के बाद इन सेविकाओं को कुपोषण से चल रही जंग में अगली कतार में खड़ा किया जाएगा। इससे राज्य को काफी लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी सेविकाएं अपने केंद्र पर ही पोषण युक्त सब्जी की खेती करेंगी। जी हां, इस सब्जी को बच्चों के साथ साथ महिलाओं को कुपोषण से दूर करने के लिए दिया जाएगा। आपको बता दें कि इन आंगनबाड़ी सेविकाओं की खेती की जानकारी देने के लिए हर जिले में 11 मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग सोमवार को बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने शुरू कर दी है। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। जी हां, चाहे आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो या फिर टेलीग्राम से जुड़े हो अथवा यूट्यूब डाउनलोड करते हो, लाइक या कमेंट करते हो तो ये खबर आपके लिए है। जी हां, अपने आदत में सुधार लाते हुए जीवन में उतारने का भी संकल्प लीजिए। ये बात हम नहीं कर रहे हैं बल्कि बिहार पुलिस के एक अधिकारी ने कही है। पुलिस ने जारी निर्देश में कहा है कि सोशल मीडिया ऐसे माध्यम है जिनसे अफवाह फैलाए जाने का खतरा रहता है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है ताकि ऐसा कोई भी पोस्ट
पोस्ट आप शेयर ना करें जो भ्रामक हो, यानी कि जो गलत हो। अधिकारी ने कहा है कि गलत पोस्ट पर गलत कमेंट करने से सावधानी बरतें, कहीं ऐसा ना हो कि उससे समाज में तनाव उत्पन्न हो। पुलिस अधिकारी ने प्रेस को निर्देश की तालिका पोस्ट करते हुए कहा है कि जो लोग अफवाह फैलाने की दृष्टि से तथ्यहीन एवं भ्रामक टिप्पणी करते हुए उसे प्रचारित एवं प्रसारित करते हैं तो उनके लिए सुसंगत धाराओं में केस दर्ज होगी। पहली धारा 292 के तहत 2 वर्ष की सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान है, जबकि दूसरे में 500 एवं 505 के लिए 3 वर्ष की सजा एवं जुर्माना दोनों किया गया है। वहीं आरटीई एक्ट की धारा 67 के तहत 5 वर्ष की सजा एवं 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। इस कहर के कारण 19 जिलों के किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। इन किसानों के लिए नीतीश सरकार ने अनुदान देने की घोषणा की है। मिली जानकारी के मुताबिक कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने ऐलान किया है कि बाढ़ प्रभावित किसानों को बहुत जल्द अनुदान दिया जाएगा। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि बिहार सरकार द्वारा खेत में बाढ़ के पानी के निकल जाने के बाद किसानों को खरीफ फसलों के वास्तविक नुकसान के अनुसार भरपाई आपदा प्रबंधन के द्वारा मानकों के अनुसार दी जाएगी। इसको लेकर तैयारी चल रही है। बिहार के सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया तथा कटिहार जिले के किसानों को जो फसल बर्बाद हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। इन किसानों को उचित अनुदान दिया जाएगा जिससे कि इन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना ना पड़े। बिहार बोर्ड से मैट्रिक करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार बोर्ड के निर्देश अनुसार मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। इसको लेकर बिहार के सभी स्कूलों को सूचना भेज दी गई है। खबर के अनुसार फॉर्म आज से स्कूलों द्वारा ऑनलाइन द्वारा भरा जाएगा। भर्ती की यह प्रक्रिया 18 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा। जो छात्र मैट्रिक का फॉर्म भरना चाहते हैं वह इस तारीख के बीच फॉर्म भरने की सभी प्रक्रिया को पूरी कर लें। जी हाँ, बिहार बोर्ड के मुताबिक मैट्रिक परीक्षा के लिए सामान्य कोटि से 830 रुपए तथा आरक्षित कोटि से 730 रुपए लिए जाएंगी। फॉर्म भरने के लिए 3 चीजें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर अनिवार्य होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से 6 सितंबर तक लगाए गए लॉकडाउन के खिलाफ बिहार के अलग अलग जिलों में व्यापारी और दुकानदार विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर गए हैं। जी हां, दुकानदारों ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क को जाम कर दिया। लखीसराय जिले में सुबह शहर के दुकानदार सड़क पर उतर गए। दुकानदारों ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दिया। दुकानदारों के मुताबिक लगातार लॉकडाउन से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। लॉकडाउन को लेकर सरकार पर बेहद आक्रोशित दुकानदार सुबह नया बाजार के पचना रोड, टीन बटिया पर पचना रोड और नया बाजार के 200 से अधिक दुकानदार एकजुट हुए और बांस बल्ला लगाकर सड़क को जाम कर दिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी एक आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी के मसौदे में मंत्रालय का नाम बदलने समेत कई अहम सिफारिशें की गई थी। पिछले ही महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी दी थी। आज रात प्रकाशित गजट अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना के अनुसार अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर शिक्षा मंत्रालय लिखा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय का नाम 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। इसके अगले साल एनईपी लाई गई थी और उसे 1992 में संशोधित किया गया था। बिहार की सियासत में एक बार फिर से कोरोना महामारी के बावजूद दल बदल का खेल चालू हो गया है। एक और जहां जनता दल यूनाइटेड से निकाले गए पूर्व मंत्री श्याम रजक ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है, तो वहीं दूसरी ओर राजद से निलंबित की गई प्रेमा चौधरी ने जेडीयू में शामिल होने की तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली है। राजद से एमएलए चुनकर आई प्रेमा चौधरी को पार्टी ने बीते दिनों 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया था, जिसके बाद प्रेमा चौधरी ने उनके साथी कारोबारियों के साथ और अन्य 16 नेताओं के साथ जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रेमा चौधरी के साथ कई अन्य स्थानीय नेताओं ने भी जेडीयू का हाथ थाम लिया है। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और एलजेपी के बीच पड़ रही दरार परेशानी बनती ही जा रही है। अब बीजेपी इस दरार को खत्म करने के लिए सामने आई है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एलजेपी अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपने हमलों को हल्का करने की सलाह दी है और युवा नेता से यह भी कहा है कि किसी सियासी दिग्गज का सामना करने से पहले अपनी ताकत को सही तरीके से आंक लें। ऐसा लग रहा है कि जेपी नड्डा की इस सलाह का चिराग पासवान पर असर भी हुआ है। यही वजह है कि अब उनके जेडीयू के प्रति रुख में थोड़ी सी नरमी देखी गई है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले महीनों में इसका इस्तेमाल न सिर्फ ऑनलाइन दवा खरीदने के लिए किया जा सकेगा, बल्कि टेलीमेडिसिन सुविधाएं भी हेल्थ आईडी नंबर के जरिए मिल जाया करेगी। सूत्र के मुताबिक फिलहाल सरकार इसके केंद्र शासित राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहे इस्तेमाल पर नजर रखी हुई है। इस प्रोजेक्ट समीक्षा के बाद आने वाले कुछ महीनों में प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को लॉन्च किया जाएगा। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक अगले चरणों में ई फार्मेसी को जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को ऑनलाइन दवा का पर्चा अपलोड करने जैसी कागजी कामकाज से मुक्ति मिल सकेगी। चिराग के हमलों के बीच अब नीतीश कुमार को करना होगा बीजेपी के सख्त मोल भाव का सामना। जी हां, नीतीश कुमार की यह खासियत है कि वो जब वो किसी से नाराज होते हैं तो उस संगठन के प्रति भी उदासीन हो जाते हैं जिससे वो शख्स जुड़ा हुआ हो। ऐसा होने पर नीतीश कुमार उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही संगठन को देखेंगी और संगठन की टिप्पणियों को नजरअंदाज करेगी। हाल ही में नीतीश कुमार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन का स्वागत न करके बीजेपी के प्रति अपनी उदासीनता जाहिर की है। सत्ता और विपक्ष के तमाम नेता जहां भूमि पूजन में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, वहीं नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए थे। इससे राजनीतिक हलकों में अटकलों का हवा मिली है। जी हां, सियासी गलियारों में एनडीए के साथ जेडीयू के संबंध की एक बार फिर से चर्चा होने लगी है। अभी तक वह दौर नहीं आया है जब जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ रिश्ते तोड़ने की सोच सकता है, लेकिन जिस तरीके से एनडीए की एक और सहयोगी एलजेपी नीतीश कुमार को निशाना बना रही है, उससे एनडीए के साथ जेडीयू की तलखियां बढ़ रही है। बिहार सरकार पर एलजेपी नेता चिराग पासवान लगातार हमलों पर बीजेपी नेतृत्व ने चुप्पी साध रखी है, जिसे नीतीश कुमार पसंद नहीं कर रहे हैं। बिहार के कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए बिहेटा में 500 बेड का अस्पताल जल्द तैयार होगा। जी हां, इस सप्ताह के अंदर इस अस्पताल में कोरोना मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध मिलने लगेगी। ये बात स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहेटा स्थित कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार इस मौके पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। हर साल आने वाले भयावह बाढ़ से बिहार को जान माल का बहुत सारा नुकसान होता है। जी हां, सालों से इसे रोकने के लिए किए गए उपाय नाकामी साबित हुए हैं। बाढ़ के लिए हमेशा से नेपाल से बिहार आने वाली नदियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस साल भी बिहार में बाढ़ का प्रकोप जारी है। इस मुद्दे पर आज जल संसाधन मंत्रालय से जुड़े संसदीय समिति की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अलावा बिहार, असम और केरल के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। बिहार की बाढ़ के बारे में जब अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया तो नेपाल से आने वाले नदियों का हवाला दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि नेपाल से इन नदियों में ज्यादा पानी छोड़े जाने के चलते बिहार में इस साल भी बाढ़ की आपदा आई है। हालांकि अधिकारियों की इस बात पर सांसदों ने सवाल भी उठाया कि बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए आखिर क्या क्या उपाय किया गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और पश्चिमी चंपारण से सांसद संजय जायसवाल इस समिति के अध्यक्ष हैं। सांसदों ने अधिकारियों से पूछा कि नेपाल अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो बिहार सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं। सांसदों ने पूछा है कि बिहार में तटबंध टूटने के आखिर क्या कारण थे। उन्होंने सुझाव दिया है कि नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में तटबंध को मजबूत बनाया जाए। बिहार में धीरे धीरे लोगों में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि एंटीबॉडी विकसित होने लगी है। यह खुलासा पूरे देश में किए गए जीरो सर्वे में हुआ है। जी हां, देश के 66 जिलों में हुए सर्वे में 7 जिले बिहार के भी हैं। बिहार के पटना, वैशाली, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कटिहार और भागलपुर में यह सर्वे किया गया है। इस हिसाब से राज्य इन 7 जिलों में औसतन 18.81% आबादी में कोरोना के विरुद्ध एंटीबॉडी विकसित हो गया है। इसमें सबसे अधिक समस्तीपुर में 27.8%, भोजपुर में 21%, वैशाली में 19.60%, पटना में 18.80%, भागलपुर में 18.60%, मुजफ्फरपुर में 16.80% और सबसे कम कटिहार में 9% आबादी के कोरोना से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक के जेडीयू छोड़ने के बाद लगातार हो रही सियासी बयानबाजों ने बिहार के राजनीति को गर्मा दिया है। श्याम रजक ने जेडीयू छोड़कर आरजेडी में जाते हैं नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार सबसे बड़े दलित विरोधी हैं। श्याम रजक के इस बयान के बाद जेडीयू नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने न केवल सीएम नीतीश कुमार का बचाव किया है, बल्कि बचाव करते हुए श्याम रजक को मन बुद्धि का छात्र बताया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि श्याम रजक ऐसे छात्र हैं जिन्हें नीतीश कुमार को समझने में 11 साल लग गए। आरजेडी से छोड़कर जब जेडीयू में आए थे उस समय से अब तक नीतीश कुमार उनके सबसे बड़े हितैषी थे, लेकिन आरजेडी में जाते ही नीतीश कुमार दलित विरोधी हो गए। श्याम रजक पर हमला करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि मन बुद्धि छात्र से यही उम्मीद की जा सकती है।
बिहार विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं और इसे लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सीधी टक्कर है। गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी, तो अब महागठबंधन भी तेजस्वी के नाम पर नरम पड़ रही है। इन सब के बीच सभी पार्टियां और नेता चुनावी मोड में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के बुरे प्रदर्शन के बाद तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में सुपर एक्टिव मोड में नजर आए। जी हां, वे लगातार बैठकें कर रहे हैं और किसी भी मुद्दे को उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण, कोरोना जांच और बिहार में बाढ़ को लेकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। यहां तक कि बीजेपी के वर्चुअल रैली का भी उन्होंने गरीब अधिकार दिवस के रूप में करार दिया था। बिहार में 3257 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,09,875 हो गई है। जी हां, राज्य में 10 जिलों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पटना में सबसे अधिक 369 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि औरंगाबाद में 138, बेगूसराय में 164, भागलपुर में 185, पूर्वी चंपारण में 200, मधुबनी में 234, मुजफ्फरपुर में 136, पूर्णिया में 139, सहरसा में 116, सारण में 153 नए संक्रमित पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अररिया में 97, अरवल में 34, बांका में 29, भोजपुर में 66, बक्सर में 71, दरभंगा में 43, गया में 64, गोपालगंज में 61, जमुई में 8, जहानाबाद में 46, कैमूर में 22, कटिहार में 96, खगड़िया में 31, किशनगंज में 49, लखीसराय में 50, मधेपुरा में 43, मुंगेर में 51, नालंदा में 94, नवादा में 23, रोहतास में 68, समस्तीपुर में 45, शेखपुरा में 23, शिवहर में 22, सीतामढ़ी में 94, सीवान में 32, सुपौल में 35, वैशाली में 42 और पश्चिमी चंपारण में 81 नए संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। बिहार में एक बार फिर से बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दरभंगा में बाढ़ ने उत्तर बिहार के मशहूर मंदिर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित मिथिला का बाबा धाम कहे जाने वाले प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिव नगरी बाबा कुशेश्वर धाम बाढ़ के पानी में डूब गया है। जी हां, मंदिर परिसर में घुटने भर से ज्यादा पानी लग गया है। वहीं मंदिर में गर्भगृह में बाढ़ का पानी छाती भर से ज्यादा होने के कारण उसे बंद कर दिया गया है। जदयू नेता डॉक्टर अजय आलोक ने मंगलवार को ट्वीट करके लालू प्रसाद यादव समेत तमाम विरोधियों पर निशाना साधा है। जी हां, डॉक्टर अजय आलोक ने कहा है कि सियासत में कोई स्थान दुश्मन या फिर दोस्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि राजनीति में एक दूसरे की जरूरत होती है। आलोक ने कहा है कि इसलिए पहले किसने क्या बोला है इसका कोई मतलब नहीं है। जदयू नेता ने कहा है कि समय बोलवाता है, लक्ष्य सभी पार्टियों का सत्ता हासिल करना ही होता है। वहीं जदयू नेता अजय आलोक ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि लेकिन सत्ता परिवार के लिए किसे चाहिए और जन कल्याण के लिए किसे चाहिए, इस बात का जवाब जनता चुनाव परिणाम से देती है। नेपाल और भारत का रिश्ता रोटी बेटी का है। खास तौर पर बिहार की सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों, देश के लोगों को तो आपस में किसी भी प्रकार की दूरी की बात कभी भी एहसास तक नहीं हुआ था। लेकिन हाल के दिनों में उत्तराखंड के लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को नेपाल द्वारा अपने नए राजनीतिक नक्शे में दिखाने को लेकर दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ती दिखाई दे रही थी। इसका असर बिहार नेपाल संबंधों पर भी दिख रहा था। बाढ़ के समय नेपाल की नदियों का नेपाल की ओर से तटबंधों के मरम्मत में व्यवधान पैदा करके नेपाल ने अपना गैर जिम्मेवार रुख दिखाया था। इसके साथ ही राम नेपाल का बताकर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने दोनों देशों के संबंधों में और खटास पैदा कर दी है। खासतौर पर राम से भावनात्मक लगाव रखने वाले लोगों को तो भारत नेपाल के बीच की ये तल्खी असहनीय थी। बहरहाल अब एक अच्छी खबर आई है। जी हाँ, दरअसल कुछ दिनों पहले तक भारत के साथ कई मुद्दों पर असहमति जता रहे नेपाल सरकार सोमवार को बदली सी दिखी। जी हाँ, बैठक में भारत की मदद से नेपाल के कई जगहों को रामायण सर्किट से जोड़ने की योजना को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी है, जिसका सीधा लाभ बिहार और नेपाल को मिलने वाला है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपने इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।